हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23 नवंबर 2023 और हम देखेंगे 23 नवंबर और 22 नवंबर दोनों के द हिंदू एनालिसिस। क्योंकि मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैंने बोला था कि हर अल्टरनेट डे पे वीडियोस आएंगी जिसमें हम 2 दिन के करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे और 2 दिन का एक साथ हो जाए। और जो कोई रिपीटेटिव न्यूज़ होगी उसको हम कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो इस वजह से मैंने अल्टरनेट डे पे ये वीडियोस बनाने का प्लान किया है। होप यू लाइक इट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 22 नवंबर का हम न्यूज़ देखेंगे। इसमें पहला न्यूज़ है, नेतन्याहू हमास चीफ हिंटेड डील ऑन गाजा ट्रूस। तो एक सीज फायर का प्लान किया जा रहा है जहाँ पे सिविलियंस और एंड जो होस्टेजेस हैं दोनों साइड के उनको रिलीज़ किया जाएगा, और जो गाज़ा में सिविलियन फंसे हुए हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाएगा। उसके बाद से वॉर वापस से स्टार्ट होगी। बस इसमें इतना ही है और कुछ जानने लायक है नहीं। ठीक है। और ये कहा गया है कि ये जो मेडिएशन हुआ है इस ट्रूस का, वो कतर ने करवाया है। सो कतर का लोकेशन आपको वो पूरा वेस्ट एशिया जो पार्ट है, इसराइल कहाँ पे है, कतर कहाँ पे, सऊदी कहाँ पे है, यूएई कहाँ पे, ओमान कहाँ पे, ये कहाँ, ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, सीरिया कहाँ है, ये पूरा आपको एक अच्छे से आइडिया होना चाहिए एक एक चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका भी एक दिन हम ले लेंगे, अलग से क्लास ले लेंगे, वेस्ट एशिया पे ही पूरा क्लास ले लेंगे अलग से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ब्रिक्स समिट हुआ है वर्चुअली, जिसमें ये कहा गया है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है इमीडिएट सीज फायर के लिए। तो यहाँ से आपको ब्रिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्रिक्स के ये कुछ न्यू मेंबर्स ऐड हुआ, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, इथियोपिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ये कुछ न्यू मेंबर्स ज्वाइन किए हैं और इतने कुछ न्यू मेंबर्स ने अप्लाई भी किया है। इससे पहले ये सिर्फ 5 कंट्रीज़ थे। तो ब्रिक्स के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आज जाके ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ ब्रिक्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें एक पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया गया। तो इसमें आपको ये जानना है कि ये कहाँ पाया जाता है, असम में, और कौन कौन से जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन हॉर्न्ड राइनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली 500+ हैं पूरे ऑल इंडिया में, सभी नहीं पढ़ने, जो न्यूज़ में रहते हैं उनके नोट्स बनाने। तो पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम में। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। तीसरा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, साथी पोर्टल। एक्चुअली आईआईटी कानपुर और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो इसका फोकस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसका फोकस है कि ये जो हम टेस्ट्स कराते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट, जिसमें बच्चों की रैंकिंग आती है फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, उसको फ्री में कराया जाए और उससे स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो। ठीक है। तो पैन इंडिया मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है और इसका पैटर्न सेम वैसा ही रहेगा जैसा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर काफ़ी अच्छा कदम है। और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो एआई आपको बताएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। आपने जैसे टेस्ट दिया, एआई आपको बता देगा कि कौन से टॉपिक्स वीक हैं, आपको किस किस टॉपिक्स में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस तरीके से आप अपने रिवीजन को भी प्लान कर सकते हैं। तो होप दिस आर्टिकल आपको समझ में आएगा। ये आर्टिकल आपको गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, ई गवर्नेंस में, एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जगह इसकी यूटिलिटी है इस आर्टिकल की। होप यू गो गेट इट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेप एक्यूज नहीं, रेप कॉन्विक्ट डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम है, इनको फुरलो पे कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आता है, परोल और फुरलो के बीच में डिफरेंस क्या है। 2021 के प्रीलिम्स में सेम सवाल आ चुका है और ये बहुत लोगों ने इग्नोर किया होगा। इस तरीके के अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा बच्चा लिखा हुआ है, अ परोल इज ए टेम्पररी रिलीज of a prisoner but granted on the request of the prisoner and can be denied. It can be denied. Whereas furlough, again an interim release is a basic right of prisoner. तो अगर आप ये फुरलो से मांगा गया है तो वो राइट हो जाता है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 के प्रीलिम्स में कि व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, यहाँ पे लिखा है पैरोल कैन बी डिनाइड, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल। ठीक है, क्योंकि जो प्रिजन एंड पुलिस है ये स्टेट के अंदर आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो सारे स्टेट्स का अपना अलग अलग इसमें रूल होता है। तो इससे आपको लिस्ट्स के बारे में भी पता चल गया कि कौन सी लिस्ट किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, सेंट्रल लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो स्टेट लिस्ट वाले स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली, पहला गलत दूसरा सही, तो 2 ओनली इज द राइट आंसर। होप यू गेट दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छा था क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमें मिल गया। तो इस तरीके के जब आर्टिकल आएंगे तो हमें छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना और इसका नोट्स भी बना लो। बस ये इतना सिंपल सा ये लिखा है, बस इतने में ही इन्होंने दो स्टेटमेंट बना दिए। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये था ओपेक प्लस के बारे में कि ओपेक प्लस प्लान कर रहा है प्राइस कट प्राइस बढ़ाने के लिए। ताकि कैसे बढ़ेगा प्राइस, जब वो प्रोडक्शन कट करेंगे। तो यहाँ पे ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में आपको इस छोटे से आर्टिकल से जानकारी मिल जाएगी। तो ओपेक मेंबर्स कौन कौन से, ओपेक प्लस कंट्रीज कौन से हैं। रशिया सबसे बड़ा ओपेक प्लस मेन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। ठीक है, तो ये भी आप जाके पढ़ लेंगे। एडिटोरियल में अच्छे से ये आया कि OECD की रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो एक प्लेज किया गया था कि 2020 से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए $100 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करेंगे टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेट फाइनेंस को OECD कंट्री ने ये पाया है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रही हैं। तो अब आपको यहाँ क्या जाना, OECD कौन कौन सा ग्रुप है, OECD में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में जानना है, पेरिस अग्रीमेंट क्या हुआ था कि कैसे 2020 से, और इसमें कुछ डेटा भी दिया गया है कि इसमें कोई भी फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि क्या होना चाहिए, फाइनेंस कैसे मिलना चाहिए, या कि आप लोन देंगे या ग्रांट देंगे, तो कोई आइडिया नहीं है। तो आपको ये आर्टिकल अच्छा था, इसको पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने आज 3 आर्टिकल इंसर्ट किया था, अदरवाइज मैंने 2 ही करता। इसमें यह कोल है, कोल को हम इतनी आसानी से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोल से हमें स्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। सोलर से क्या होता है, जब तक धूप है तभी तक चलेगी, फिर उसको बैटरी लगाओ, उसमें स्टोर करो, काफ़ी प्रॉब्लम। लेकिन कोल एक ऐसा है कि जो स्टेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है। और आज भी इंडिया का अराउंड 80% जो है फॉसिल फ्यूल पे ही चलता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसमें से ऑयल, कोल और गैस का ये परसेंटेज है इतना। इंडिया में क्या है, 74% कोल पे चलता है। और ये भी बताया गया है कि क्या क्या हम एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे हम कोल एफिशिएंसी को बढ़ा के जो अपने थर्मल पावर प्लांट है उसमें पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं और उनकी पावर आउटपुट कैपेसिटी भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें पॉइंट वाइज मैंने मार्क कर दिया, इसको आप नोट्स में अपने लिख लेंगे। कोल वॉशिंग क्या होती है, कोल वॉश करके देंगे तो कैसे उसका धूल नहीं उड़ेगा तो पॉल्यूशन का रिडक्शन होगा। ठीक है, सो होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट आर्टिकल था जिसमें आपको खुद से पढ़ना था। इसमें ये है कि हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन था रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन जॉब्स, तो उसको क्यों क्वेश किया, क्या लेबर लॉज थे, कैसे आर्टिकल 19 यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो सब के बारे में। अब चलिए चलते हैं 23 नवंबर के न्यूज़ द हिंदू पे। पहला आर्टिकल है स्पेशल स्टेटस के बारे में। स्पेशल स्टेटस स्टेट क्या होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये वो स्टेट है जिनमें जोग्राफिकल और सोशियो इकोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस हो, जैसे कि कोई हिली टेरेन वाले स्टेट्स हो गए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको सर्च क्या करना है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम आपको इंटरनेट से सर्च करना है। सो इस आर्टिकल का मकसद आपको समझ में आ गया। और ये भी सर्च करना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को सेंटर की तरफ से क्या ट्रीटमेंट मिलता है,
क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको इंटरनेट से 2 चीज़ ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ईडी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इसमें ये बताया गया कि 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुए पीएमएलए एक्ट में, उससे कैसे ईडी को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं। तो इस अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, 2019 के अमेंडमेंट को, और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 क्या होता है, 21 क्या होता है, 22 क्या होता है। तो ये आप अपने स्टैटिक नोट्स से अच्छे से पढ़ लेंगे। अब पीएमएलए प्लस ईडी, हर दिन आपको 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में रिवीजन टाइम रखना ही है। रात में जो भी पूरा दिन का पढ़े, जो भी टॉपिक आए, उसको केवल रिवर्स इंजीनियरिंग के बेसिस पे रिवाइज कर देंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आते जाए उनको रिवाइज करते जाना है, और देखते देखते आपका धीरे धीरे सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि जैसा अगर आप रिवीजन हम कैसे करते हैं, गलत करते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाया पॉलिटी, पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा रिवाइज करते चले, ये तरीका सही नहीं है। हम लोग को क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। जो जो टॉपिक न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, जो PYQs में हमको जिन टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, हमने टेस्ट सीरीज़ लगाया, वहाँ पे एनालाइज किया कि हमें ये टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है, तो एक कॉपी बनाइए जिसमें सब्जेक्ट लिखिए और उसमें टॉपिक्स लिखते जाइए। आज ये रिवाइज 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 रिवाइज, इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिवीजन करना है। होप यू गेट दिस। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रीबीज फिर से चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा है। तो इसमें यह कहा गया है कि कैसे इसको करप्ट प्रैक्टिस डिस्क्लोज किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं गवर्नेंस में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट टर्म शॉर्टकमिंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये फ्रीबीज कल्चर क्यों बेकार है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो ये आपको 3-4 पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को सोचना है। अपने से ही लिखिएगा पेपर में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, कहीं हमारा हाल श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा आपको ये देखना है कि इससे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैसे हैम्पर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, आर्टिकल 282 के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 282 क्या होता है, इसको अपने लक्ष्मीकांत से एक बार रिवाइज कर लेना है। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। मीथेन के बारे में बताया गया। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड नंबर की सबसे ज़्यादा क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करने वाली गैस है। तो इसमें यह बताया गया कि 2 मेजर पॉल्यूटिंग सेक्टर्स कौन से हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है एनर्जी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पहला लाइवस्टॉक जो सेक्टर है, जिसमें काउज एंड शीप का जो डाइजेशन होते हैं और उनके मैन्योर से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। ठीक है, तो मीथेन यहाँ से निकलता है। और इसके बाद राइस कल्टीवेशन, क्योंकि पानी जमा होता है तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से CH4 जो गैस होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एरोबिक एनारोबिक 2 तरीके के रेस्पिरेशंस होते हैं। तो ये एग्रीकल्चर इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रफली क्वार्टर ऑफ एमिशन, यानी 25% जो एमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। सेकेंड है एनर्जी सेक्टर। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशंस है। तो मीथेन एमिशंस के बारे में आपको ये जानना है। और थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक मीथेन ऑकर्स एबंडेंटली इन नेचर एज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, और इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज अमाउंटिंग फॉर अराउंड 16% ऑफ वार्मिंग इफेक्ट। तो CO2 जो है सबसे ज़्यादा गर्म करता है क्लाइमेट चेंज में और ग्लोबल वार्मिंग में। फिर सेकेंड नंबर पे जो कोई गैस है वो है मीथेन, CH4। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल था, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये इस तरीके से डेटा वाइज क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल्स है। यूनाइटेड किंगडम की रेफ्यूजी पॉलिसी, ये एक बार ये मैंने इसको कवर कर लिया है पिछले कुछ दिनों पहले कि यूके कैसे जो असाइलम सीकर्स हैं और जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके में एंटर कर रहे हैं, जैसे फ्रांस है और ये यूके, इनके बीच में जो ये चैनल है, पानी की धार है,
इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब यहाँ से बोट्स से आते हैं, तो इन्होंने एक रवांडा के साथ डील साइन किया था कि हम इनको आपके देश में भेज देंगे। अब वहाँ आप उनकी केयर करेंगे, उनको अपने वापस देश में आएंगे, और कुछ लोगों को आप अपने देश में भी रख लेंगे। लेकिन इसके खिलाफ यूनाइटेड किंगडम की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रूलिंग दे दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनह्यूमैनिटेरियन है। अगर कोई रेफ्यूजी आ जाता है आपके यहाँ, तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका ख्याल रखेंगे। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट्स जो है उसके जो स्टैट्यूट है उसके खिलाफ है। तो ये कहते हुए यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। होप यू गेट दिस आर्टिकल। एक बार मैंने इसको कवर कर दिया, दोबारा ये आया है तो आप इसको एक बार अच्छे से एडिटोरियल के फॉर्म में पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द पीपल नॉट टू द नंबर्स। इसमें यह बताया गया है कि इकोनॉमी में हमको लोगों से ज़्यादा पूछना चाहिए कि वो जो हम जीडीपी लेड ग्रोथ हो रही है उससे लोगों के लाइफ में कितनी, पीपल के लाइफ में कितना चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि स्किल्स हैं कि नहीं, जॉब्स हैं कि नहीं, पॉवर्टी कम हो रहा है कि नहीं, हंगर कम हो रहा है कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स है, स्टंटिंग हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, और भी जितने हैं, मतलब अनीमिया हो गया, जो ये बीमारियां हैं ये कम हो रही हैं कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था कि जिसमें केवल ये कहा गया कि सिर्फ नंबर नहीं देखना चाहिए, हमें ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो होप यू गेट दिस आर्टिकल। और ये सेम वही हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ के ऊपर वापस आर्टिकल, कल भी एक आर्टिकल था, आज भी एक आर्टिकल, तो आप इसको खुद से पढ़ेंगे थोड़ा सा।